मैं तो आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे सम्मानित सदस्यों को अवसर मेरा प्रश्न ज्यादा हो गया और मेरी यह इच्छा भी थी कि अधिक से अधिक इस सदन के सम्मानित सदस्य इस संवेदनशील मुद्दे पर जो चर्चा हो रही है उसमें वह बहस करें, भाग लें, और उन्होंने लिया। चर्चा की शुरुआत हमारे श्री जयराम जी रमेश ने की और वहां से लेकर सभी सम्मानित सदस्यों के नाम की चर्चा मैं आगे करूंगा। लेकिन डिप्टी चेयरमैन सर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जयराम जी रमेश जी ने जो चर्चा प्रारंभ की है वो बहुत ही हेल्दी है और हर व्यक्ति के द्वारा हेल्दी डेमोक्रेसी में उसकी सराहना की जानी चाहिए। और आज जैसी जयराम जी के साथ साथ अन्य सभी सम्मानित सदस्यों ने जिस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं एक अपना ऑब्जर्वेशन वह आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि भारत के बारे में यह कहा जाता है कि भारत एक वर्ल्ड की एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। आज जैसी चर्चा यहां पर इस बिल के ऊपर हुई है, डिप्टी चेयरमैन सर, मैं यह कहने को मजबूर हूं कि भारत की डेमोक्रेसी वर्ल्ड की केवल हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि भारत की डेमोक्रेसी हेल्दी डेमोक्रेसी के साथ साथ, बिगेस्ट डेमोक्रेसी के साथ साथ वर्ल्ड की फाइनेस्ट डेमोक्रेसी है। मैं ये कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को यह कल्पना नहीं होगी, भारत के संसद के दोनों सदनों में इस प्रकार से भी चर्चाएं होती हैं। राज्यसभा में इस प्रकार की चर्चा मुझे देखने का लंबे अरसे के बाद यह अवसर प्राप्त हुआ है और जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं उसके आधार पर मैंने अपना ऑब्जर्वेशन इस सदन के सामने यह रखा है। हमारे बहुत सारे सम्मानित सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि यह बिल लाए जाने के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन हुआ है। मैं उन सम्मानित सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन नहीं हुआ। जो कुछ भी इस बिल को लाने के लिए संवैधानिक तरीके से किया जाना चाहिए वह सब सारे प्रोसीजर्स एडॉप्ट किए गए हैं। शंका यह व्यक्त की गई कि प्रेसिडेंट की जो रिकमेंडेशन होनी चाहिए थी वह प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं दी गई। मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं, कल ही प्रेसिडेंट ने राज्यसभा में इस पर विचार किए जाने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दी है। इतना ही नहीं, लोकसभा में भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही यह विचार प्रारंभ हुआ था। दूसरी बात, जो यह कहा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया, क्यों नहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की असेंबलीज में इस पर बहस के लिए, इस पर डिस्कशन के लिए क्यों नहीं भेजा गया? इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि यह ऑर्डिनेंस लाने का फैसला यह 27 मई को हो चुका था। 29 मई को यह ऑर्डिनेंस जारी हुआ। उस समय प्रेसिडेंट रूल था। प्रेसिडेंट रूल जब होता है और उस समय दोनों आंध्रा और तेलंगाना की असेंबलीज एग्जिस्टेंस में नहीं थी और जब प्रेसिडेंट रूल उस समय लागू था तो वहां की असेंबलीज का पूरा पावर यदि वेस्ट करता है तो पार्लियामेंट में, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स के यदि पावर यदि किसी के अंदर निहित होते हैं, वेस्ट करते हैं, तो प्रेसिडेंट में करते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी किया है प्रेसिडेंट की एसेंट लेने के बाद ही किया है और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही संसद के दोनों सदनों में यहां पर चर्चा हो रही है। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वायलेशन नहीं हुआ। यह एक सेंट्रल प्रोजेक्ट है पोलवरम का। पोलवरम सेंट्रल प्रोजेक्ट के बारे में मैं कह सकता हूं कि मुझसे अच्छी जानकारी जयराम जी रमेश ने दी है। यह बात सच है कि मैंने तो केवल अभी उसका अध्ययन किया है क्योंकि हाल में ही मंत्री बना, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है, इसलिए हमारे पास है, मैंने भी अध्ययन किया है, जानकारी हो गई है, लेकिन उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। यह सेंट्रल प्रोजेक्ट है। लेकिन हमारे कुछ सम्मानित सदस्यों ने आशंका व्यक्त की कि इस समय जितनी 100 फीट एफएलआर उसकी जो हाइट है उससे उड़ीसा के और साथ ही साथ
छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो कि डूब जाएंगे, लेकिन उसकी चिंता हमारी सरकार को है। डिप्टी चेयरमैन सर, यदि कोई क्षेत्र यदि डूबता होगा तो वहां के रहने वाले लोगों का रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट कैसे हो सकता है, इसकी चिंता सरकार करेगी। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस संबंध में आश्वस्त भी किया है। और यह भी सच है कि ज्यादातर वहां पर आदिवासी क्षेत्र है, और आदिवासी केवल एक, मैं उसे सामान्य भारत के नागरिक में ही नहीं देखता, के रूप में नहीं देखता हूं। आदिवासी को यदि मैं देखता हूं तो भारत की कल्चर और भारत की संस्कृति के साथ जोड़कर देखता हूं। और भारत की कल्चर यदि आज भी जिंदा है तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का मैं मानता हूं तो इसे हिंदुस्तान के आदिवासी समाज का एक मेजर कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूं। तो ऐसा नहीं है हम इस मैं आ रहा हूं भूपेंद्र सिंह आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तो उसके प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और इस बात का हम निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। अभी हमारे कई माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि उसकी हाइट कम की जानी चाहिए। देखें, मैं समझता हूं कि सारे सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि यह पहली बार जब यह कंसीव किया गया था पोलवरम प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कंसेप्चुअलाइज किया गया था, तो 1945 में कंसेप्चुअलाइज किया गया था, आजादी के पहले। और इतना समय इसमें गुजर गया है। बीच में एक यूएस की और यूके की एक्सपर्ट कमेटी भी थी। उस समय भी लोगों ने शंका व्यक्त की थी कि इस लगभग 245 फीट एफएलआर उसकी हाइट थी। लोगों ने कहा कि साहब इतनी हाइट होगी यदि डैम की तो उसके बाद तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब सारे राज्य पूरी तरह से उसमें डूब जाएंगे। उसके अतिरिक्त हाइट की स्टडी करने के संबंध में कई कमेटीज भी बनी थी, स्टडी कमेटीज बनी थी। स्टडी कमेटीज ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, और एक नहीं कई बनी थी, उनकी रिपोर्ट आने के बाद, विचार करने के बाद 245 फीट एफएलआर जो पहले हाइट थी वह घटाकर 150 फीट एफएलआर कर दी। लेकिन फिर भी हम लोग इस संबंध में पूरी तरह से सजग हैं कि इससे कोई भारी क्षति न होने पाए। सरकार जितना रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन कर सकती है उतना होना चाहिए। अब ऐसा न हो कि यह पोलवरम प्रोजेक्ट बनने के कारण गरीब को किसी भी प्रकार का खामियाजा भुगतना पड़े अथवा उस क्षेत्र में के रहने वाले लोगों को खामियाजा भुगतना पड़े, यह हमारी सरकार किसी भी सूरत में नहीं होने पाएगी। यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। हमारे अधिकांश सम्मानित सदस्यों ने यह चिंता व्यक्त की है आदिवासी बंधुओं के संबंध में। अब उसमें हमारे जुएल उरांव जी हैं हमारे छत्तीसगढ़ से, इन्होंने चिंता व्यक्त की है। हमारे नंद कुमार जी शाह ने हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, इन्होंने चिंता व्यक्त की है। हमारे रमेश जी ने चिंता व्यक्त की है, राजीव जी ने चिंता व्यक्त की है, और बहुत सारे ऐसे हमारे सम्मानित सदस्य हैं जिन्होंने कि इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। और सबने लगभग इस संबंध में, महापात्रा जी इन्होंने भी अपनी चिंता व्यक्त की है, हनुमंत राव जी और हमारे डॉक्टर चिरंजीव जी, भूपेंद्र सिंह, रामेंद्र जी और शीलम जी और हमारे पल्लवी गोवर्धन जी, इन सब लोगों ने। और भद्राचलम के बारे में क्या, अच्छा केशव राव जी, अरे बाबा, रेणुका जी, रेणुका जी मैं भूल नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस पूरे सदन पर हमारी नजर जाएगी तो स्वाभाविक रूप से रेणुका जी पर जाएगी ही जाएगी। कभी नहीं, इसलिए मैं भूल नहीं सकता आपको। इसलिए जहां तक के इस प्रोजेक्ट के सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट की जो चर्चा की गई, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट की प्रॉपर स्टडी इस संबंध में की जा चुकी है। इसका एडवर्स किसी भी सूरत में इंपैक्ट न होने पाए, इस पर भी पूरी तरह से प्रिकॉशन लिया गया है। ये मैं रेणुका जी के द्वारा ये प्रश्न सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट का जो उठाया गया था, और उन्होंने कहा, रेणुका जी आपने, मैं आने वाला था इस पर, कि अहंकारी रास्ता नहीं अपनाया जाना चाहिए, बल्कि समझदार लोकतंत्र के रूप में हमें काम करने की आवश्यकता है।
अहंकार, मैं समझता हूं कि हमारे यहां कहा जाता है, कहावत है कि अहंकार यह ईश्वर का भोजन होता है। अहंकार अपने दिल में कभी नहीं आने देंगे। जितनी संवेदनशीलता के साथ इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, उसका समाधान निकालने के लिए हम पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे, पूरी समझदारी के साथ काम करेंगे। और जिस समझदार लोकतंत्र की आपने बात कही है, सचमुच आज इस सदन में वह समझदारी हमको पूरी तरह से देखने को मिली है। हमारे त्यागी जी ने एक बात यह कहा कि इस संबंध में केसी त्यागी जी हैं, केसी त्यागी जी हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र हैं, और लेकिन उन्होंने कहा है, टेढ़ा नहीं बोलते, हाँ ना, मैं ऐसा कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, टेढ़ा नहीं, समझ की बात बोलते, समझ की बात बोलते हैं क्या? नहीं रुकिए, हो गए। केसी त्यागी जी ने कहा कि इस समस्या का क्या जल्दबाजी है, इस समस्या का बातचीत के द्वारा समाधान निकाला जाना चाहिए। तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, बातचीत तो होनी ही चाहिए। बातचीत इसके पहले भी हुई ही है, इतना ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की असेंबली में इस पर डिबेट भी हो चुकी है, सब कुछ कंबाइंड आंध्र प्रदेश था। त्यागी जी ने कहा लेकिन इतनी जल्दबाजी आप कर रहे हैं, इससे आपको क्या लाभ होने वाला है? क्योंकि पिछले चुनाव में तो आपको न सीमांध्रा में कोई पॉलिटिकल बेनिफिट मिली और न तो तेलंगाना में आपको कोई पॉलिटिकल बेनिफिट मिली। मैं अपने मित्र त्यागी जी से यह कहना चाहता हूं, क्या राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए करनी चाहिए? क्या राजनीति देश बनाने के लिए नहीं की जा सकती? और हम लोग केवल पॉलिटिकल लॉस, पॉलिटिकल बेनिफिट के आधार पर ही ये फैसले करेंगे? क्या जनता ने हमको चुनकर इसीलिए भेजा है? डिप्टी चेयरमैन सर, इसलिए अच्छा आप जो है तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ये आरोप मेरा कांग्रेस के मित्रों पे था। अच्छा कि आंध्रा भी गया और सीमांध्रा भी गया। अच्छा, आप निर्माण करने वालों में आप नहीं थे, ये थे। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत क्षमा कीजिए, बहुत तो और वैसे जो भी शंकाएं व्यक्त की गई थी, ज्यादातर रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट को लेकर ही आशंकाएं व्यक्त की गई थी। उसके संबंध में मैंने अपना पक्ष यहां पर प्रस्तुत कर दिया है डिप्टी चेयरमैन सर। और मैं समझता हूं कि एक जानकारी और मैं यहां पर देना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने यह भी आश्वस्त किया था कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र ज्यादा डूबने न पाए, इसलिए प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट वह बनाएंगे ताकि इन क्षेत्रों को, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों को डूब से बचाया जा सके। इसके संबंध में वो कहा था। तो हम लोग इस संबंध में भी पूरी तरह से ये प्रिकॉशन लेंगे कि जितने अधिक से अधिक क्षेत्रों को बचाया जा सके वो बचाया जाए, और साथ ही साथ पोलोरम प्रोजेक्ट का काम, यह मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जितनी जल्दी से जल्दी हो यह काम पूरा हो जाए। यह बल्कि एक नेशनल प्रोजेक्ट है, कोई यह सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है। बहुत बड़े क्षेत्र को, बहुत बड़े समुदाय को इससे लाभ मिलने वाला है। इसलिए मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया इस बिल को सर्वसम्मत पारित करने की कृपा करें।